13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1998 से इसकी शुरुआत मानी जाती है जापान से। बाद में कई देशों में मनाया जाने लगा और अब लगभग सभी देश 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस होता है। 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, वर्तमान में प्रयागराज नाम है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान सरकार ने 2022 से इसको मनाने की शुरुआत की है। तो इस वर्ष दूसरी बार जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। ये बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मनाया जाता है। 2023 में एक प्रधानमंत्री एक मिशन शुरू कर रहे हैं, एक यात्रा शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये झारखंड के खूंटी जिले से शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन, जिसे बजट 2023-24 में शुरू किया गया है, इसके अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री आज खूंटी से करेंगे। प्रगति मैदान दिल्ली में 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन हो रहा है। इसकी थीम क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। वसुधैव कुटुंबकम, व्यापार के जरिए एकजुटता, इसकी थीम है इस बार की। भारत व विदेश की 3500 इकाइयाँ इसमें शामिल होंगी, अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखाएंगी। जो भागीदार राज्य हैं इसमें बिहार और केरल हैं। वहीं फोकस राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है उसमें, इसके अलावा दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़, ये हाल ही में, या फिर सिर्फ आईना पूछ लेगा डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया, एक ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन सुविधा है। आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक का आयोजन हुआ। तो 6वीं बैठक थी भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की, कहाँ पर संपन्न हुई, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। पृथ्वीराज सिंह ओबेराय या पीआरएस ओबेराय, जिनको भारत में आधुनिक होटल मैनेजमेंट का जन्मदाता माना जाता है, आधुनिक होटल व्यवसाय का अग्रणी व्यक्ति माना जाता है, इनका निधन हो गया। ओबेराय समूह के ये मालिक थे, इनका निधन हो गया। नाम क्या था, पृथ्वीराज सिंह ओबेराय। नई चेतना, देखिए नई चेतना पिछले वर्ष शुरू की गई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इस बार इसका दूसरा चरण नई चेतना 2.0 शुरू की जा रही है। लैंगिक हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान है ये। क्या नाम है इसका, नई चेतना। मंत्रालय कौन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि यही टेक्निकल पॉइंट्स हैं इसके जो पूछे जा सकते हैं। तो 25 नवंबर से इसका दूसरा चरण प्रारंभ कर रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। विश्व पशु स्वास्थ्य पर 33वां सम्मेलन कहां पर आयोजित हो रहा है, नई दिल्ली में। विश्व पशु स्वास्थ्य पर 33वां सम्मेलन कहां आयोजित हो रहा है, नई दिल्ली में। स्नैक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल, ये एक संस्मरण है। किसका संस्मरण है, स्नैक मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले रामुलस वाइटेकर का, आर वाइटेकर का संस्मरण है। स्नैक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल। एडवांटेज स्वीट, ये भारतीय नाविक जहाज है जो फंस गया था ओमान की खाड़ी में, इसको वापस लाया गया है। नाम पूछ सकता है इसका, एडवांटेज स्वीट। इक्सचिक, इक्सचिक क्या है, ये चिकनगुनिया का पहला टीका है जिसको अमेरिकी जो संस्था है FDA के द्वारा अनुमोदन दिया गया है। तो पूछ सकता है एस्चिक किसका टीका है, तो चिकनगुनिया का टीका है। बोंगो सागर 23, ये चौथा संस्करण है बोंगो सागर अभ्यास का। और कारपेट का 5वां संस्करण। भारत बांग्लादेश के मध्य नौसैन्य अभ्यास हैं दोनों, जिन्हें विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद, इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना 4 जुलाई 1966 को हुई थी। एक कमीशन बनाया गया था जस्टिस JR मुधोलकर की अध्यक्षता में। उसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 4 जुलाई 1966 को। इसने अपना कार्य आरंभ किया था आज के दिन 16 नवंबर 1966 को।
इसी उपलक्ष्य में 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। जस्टिस जे.आर. मुधोलकर की अध्यक्षता में भारतीय प्रेस कमीशन का गठन हुआ था। उसकी रिपोर्ट के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। एस्से किबो क्षेत्र हाल ही में चर्चा में है क्योंकि गुयाना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लेकर गया है इस मामले को। एस्से किबो क्षेत्र दरअसल गुयाना के प्रशासन में है, लेकिन वेनेजुएला के द्वारा दावा किया जाता है इसके लिए। तो वेनेजुएला और गुयाना के मध्य स्थित क्षेत्र है एस्से किबो क्षेत्र, और हाल ही में विवाद इस पर हुआ है, इसलिए प्रश्न आ सकता है। हाल ही में किस देश ने आभासी रूप में दूसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया, तो भारत ने की है। ठीक है। बेली ब्रिज, देखिए ये चुंगथांग बेली ब्रिज है, लद्दाख वाला बेली ब्रिज नहीं पूछ रहा है। चुंगथांग बेली ब्रिज जो कि सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम में। किस नदी पर स्थित है? तीस्ता नदी पर 200 फीट का ये बेली ब्रिज है। भारतीय सेना और बीआरओ के द्वारा इसका निर्माण पूरा कर लिया गया है। तो चुंगथांग बेली ब्रिज पूछेगा एग्जाम में, किस नदी पर स्थित है? तीस्ता नदी पर। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सलमान रुश्दी, इनको पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है। क्या मिला है? पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल शुरू की है? किस हवाई अड्डे ने? तो भारत के किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल शुरू की है? तो दिल्ली हवाई अड्डे ने, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने शुरू किया है। अभ्यास मित्र शक्ति एक्सरसाइज 2023, इसका 9वां संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ। किसके किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच ये संयुक्त अभ्यास होता है। फरीदाबाद हरियाणा में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन होगा। कब होगा? ये 17 से 20 जनवरी 2024 के मध्य होगा। कहाँ पर? फरीदाबाद हरियाणा में। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन भारतीय रेलवे के द्वारा किसके सहयोग से ये ट्रेन चलाने की शुरुआत की जा रही है? आईआरसीटीसी के सहयोग से। विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को इन्होंने छोड़ते हुए 50 शतक बना लिए हैं। वनडे विश्व कप में किसी भी संस्करण में सर्वाधिक रन का भी रिकॉर्ड इन्होंने सचिन तेंदुलकर का तोड़ दिया है। अभी एक और मैच खेलना है तो निश्चित रूप से और कुछ रन बनेंगे, तो फाइनली डिस्कस करेंगे। शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली भारतीय महिला या पहली महिला बन गई हैं। कौन? शीतल महाजन। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव इन्होंने यहां से छलांग लगाई है और ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड हाल ही में आईसीसी के द्वारा, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसके द्वारा किस बोर्ड को निलंबित कर दिया गया? तो श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड को। ब्रिटेन में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम कुछ हुए हैं, याद रखिएगा। यहाँ गृह मंत्री होना चाहिए। भारतीय मूल की जो गृह मंत्री थी वहां पे सुएला ब्रेवरमैन को बर्खास्त कर दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, वो भी भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मूल की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन थी वहां पर, उनको बर्खास्त कर दिया क्योंकि फिलिस्तीन के पक्ष में उन्होंने कुछ वक्तव्य दिए थे। नए विदेश मंत्री वहां पर कौन बनाए गए हैं? डेविड कैमरून। किसके स्थान पे? जेम्स क्लेवरली के स्थान पे। तो ये जेम्स क्लेवरली कहाँ गए? ये सुएला ब्रेवरमैन की जगह पे नए गृह मंत्री बने हैं। तो सुएला ब्रेवरमैन जो हटी हैं, बर्खास्त की गई हैं, उनके स्थान पे कौन नए गृह मंत्री बने हैं? जेम्स क्लेवरली। और ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरून, ये नए विदेश मंत्री बने हैं। किसके स्थान पे आए हैं? ये जेम्स क्लेवरली के स्थान पे आए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्लेवरली को बर्खास्त नहीं किया गया है, बल्कि इनको
स्थानांतरण इनका किया गया है, इनका मंत्रालय बदला गया है, जबकि सुएला ब्रेवरमैन जो कि गृह मंत्री थी उनको हटा दिया गया है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। ठीक है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2023, आईसीसी हॉल ऑफ फेम की स्थापना 2009 में हुई थी दोस्तों, अर्थात 2009 से ही नामों की घोषणा की जाती है। इसका एक नियम है कि 7 वर्ष रिटायरमेंट के बाद, अर्थात रिटायरमेंट आज लिया तो 7 वर्ष बाद ही किसी को शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 7 वर्ष बाद शामिल कर ही लिया जाएगा या फिर ठीक 7 वर्ष बाद शामिल किया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कम से कम न्यूनतम है कि 7 वर्ष कम से कम रिटायरमेंट के हो जाएगा, तब आईसीसी हॉल ऑफ फेम के लिए जो नाम आएंगे उन पर विचार किया जाएगा। हाल ही में 3 खिलाड़ियों को, 2 भारतीय और 1 श्रीलंकाई, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया 2023 के संस्करण में। कौन कौन? वीरेंद्र सहवाग पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, डायना एल्डूजी, इनके बारे में आप बहुत कम जानते होंगे क्योंकि 1976 में जब पहला टेस्ट हुआ था भारत का वेस्ट इंडीज के साथ, महिला टेस्ट जो हुआ था महिला क्रिकेट में, तो पहला टेस्ट इन्होंने खेला था। और अपने समय की, उस समय महिला क्रिकेट पर कोई इतना ध्यान देता नहीं था, इसलिए फेमस नहीं हुई। तो इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चुनिंदा कुछ ही खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी, जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, लेकिन ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो पहली भारतीय हैं, इनको पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इसके अलावा श्रीलंकाई क्रिकेटर अरविंदा डी सिल्वा को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। भारत से अब तक कुल 9 लोग आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, जिनमें से 1 महिला डायना एल्डूजी हैं। इसके अलावा सबसे पहले किसको शामिल किया गया था? बिशन सिंह बेदी और सुनील गावस्कर को 2009 में, कपिल देव को 2010 में, अनिल कुंबले को 2015 में, राहुल द्रविड़ को 2018 में, सचिन तेंदुलकर को 2019 में और विनू मांकड़ को 2021 में शामिल किया गया था। और अब सहवाग और डायना एल्डूजी को शामिल किया गया है। तो कुल 9 भारतीय खिलाड़ी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में थैलिडोमाइड त्रासदी के लिए क्षमा मांगी है। थैलिडोमाइड एक दवा है, एक दवा में ये दवा दी जाती थी 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में गर्भवती महिलाओं को मितली आने से बचाने के लिए। जो मितली आती है महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को, तो उसके प्रतिरोध में ये दवा दी जाती थी, लेकिन इसके जो असर रहे, परिणाम रहे, बहुत ज़्यादा भयावह रहे। तो अजीबोगरीब तरह के जन्म दोष उत्पन्न हो गए थे जो बच्चे जन्म ले रहे थे इससे। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने थैलिडोमाइड त्रासदी के लिए क्षमा मांग ली है, इसलिए चर्चा में आया है, पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन समझौता, SCRA, सप्लाई चेन रेजिलिएंट एग्रीमेंट। कोविड काल में और उसके बाद जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो सबसे ज़्यादा जो शब्द चर्चा में रहा वो आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन है क्या, थोड़ा समझिए, 2 मिनट बस, ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं। सप्लाई चेन क्या होती है? जैसे आपके घर, आपका ये घर है, आप इस घर में रहते हैं और आप घर का सामान लेते होंगे ना, साबुन कहीं से कपड़ा लेते हैं। भोजन सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब पेट नहीं भरेगा तो काम कैसे होगा, तो भोजन सबसे जरूरी होता है। और भोजन के लिए भी कहीं से सब्जी लेते हैं, कहीं से रोटी का जुगाड़ मतलब आटे का जुगाड़ होता है, कहीं चावल कहीं से आता है और कहीं से आपका नमक आता है, कहीं से चीनी आ जाती है। इन सब चीज़ों पे निर्भर हैं। मान लीजिए कोई कारण होती, आपदा आ जाती, बाढ़ आ जाती है और ये इन 3 दुकानों को प्रभावित कर देता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि सप्लाई चेन प्रभावित हो गया, इससे आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक, तब क्या होगा? 2 चीजें होंगी, या तो अराजकता उत्पन्न हो जाएगी, आप लूटपाट पे उतारू हो जाओगे, या दूसरी चीज क्या होगी कि सामान बहुत महंगे हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा पैसा चुकाना होगा जो आप आराम से चुका रहे थे। तो इसको लचीलापन, कैसा लचीलापन का अर्थ क्या होता है कि सप्लाई चेन ऐसा हो कि हमको किसी एक पे निर्भर ना होना पड़े कि बाद ये ब्लैकमेल करने लगे, देखो भैया बाढ़ आ गई और हमको अब ज़्यादा पैसा दोगे तो हम उसका भुगतान करेंगे। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, इसके लिए और ज़्यादा स्रोत आपको पहले ही
तैयार करके रखने होंगे कि भैया ये वाला प्रभावित हो जाए, ठीक है, तो ये वाला हमारा चलता रहे। तो इससे क्या करेंगे, आप 2-3 लोगों से सामान लेते रहोगे थोड़ा थोड़ा करके, ठीक। इससे क्या होगा कि आपका मैनेजमेंट बना रहेगा। मान लीजिए कहीं पर ऐसी आपदा आ जाती है, या फिर उस वस्तु की, जो प्रोडक्ट आप वहां से ले रहे हो, उसका वहां से मात्रा अगर घट जाती है तो यहाँ से आप बढ़ा सको, है ना। इसी को मैनेजमेंट कहते हैं, सप्लाई चेन लचीलापन कहते हैं। तो वैश्विक संदर्भ में देखें तो इसका और ज्यादा महत्व हो जाता है वैश्वीकरण के युग में। ज्यादातर देश वर्तमान में क्या है, चीन पर निर्भर हैं कई वस्तुओं के लिए। तो चीन पर निर्भरता कम हो विश्व की, इसके लिए तमाम प्रयास जारी हैं, और उसी में से एक प्रयास है आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन समझौता। ये आईपीएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के जो देश हैं, सदस्य देश हैं, जिसमें भारत और यूएसए भी शामिल हैं, कुल 14 सदस्य देश हैं। इनके बीच ये समझौता हाल ही में संपन्न हुआ है। ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा। आईपीईएफ है क्या, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है क्या? तो दोस्तों मई 2022 में पूछ सकता है, मई 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा ये लॉन्च किया गया मंच है आईपीएफ, ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। किसने शुरू किया इसको? जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति। इसमें वर्तमान में 14 सदस्य हैं। 14 को याद रखिएगा। कौन कौन है? भारत, अमेरिका तो है ही सबसे महत्वपूर्ण, ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। इतने सदस्य देश हैं इसके जिन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इनोवेशन हैंडशेक एजेंडा हाल ही में किन 2 देशों ने लॉन्च किया है? स्टार्टअप और नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए, उस पर काम करने के लिए, तो भारत और अमेरिका द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इनोवेशन हैंडशेक एजेंडा पूछेगा कि इनोवेशन हैंडशेक एजेंडा पे हाल ही में किन 2 देशों के मध्य समझौता हुआ है, या किन देशों ने लॉन्च किया है मिलकर? तो भारत और अमेरिका ने। किल स्विच क्या है? तो यूसी डेविस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, कैलिफोर्निया, अमेरिका का ये संस्थान है, इसके द्वारा इसकी खोज की गई है किल स्विच की। ये कैंसर कोशिकाओं की मृत्यु को ट्रिगर करता है। जो कैंसर कोशिकाएं हैं उनकी मृत्यु को ये ट्रिगर करता है। किल स्विच, इसकी खोज किसने की है? यूसी डेविस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने। इग्ला एस, ये क्या है भैया? तो ये मैन पैड्स है। मैन पैड्स मतलब मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। रूस की मैन पोर्टेबल वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। किसकी है? रूस की है। चर्चा में क्यों है? कि भारत को आपूर्ति करने की घोषणा रूस के द्वारा की गई है। इसको कंधे से लॉन्च किया जाता है, सतह से हवा में मार करने वाली ये प्रणाली है। सोमालिया अभी हाल ही में चर्चा में है, अभी अफ्रीकी देश है। अल नीनो तथा हिंद महासागर डिपोल के कारण, इन दोनों घटनाओं के कारण यहाँ पर भारी बारिश हुई और भारी बाढ़ आई, भीषण बाढ़ यहाँ पर देखी गई। तो इस घटना को, इस संयुक्त घटना को संयुक्त राष्ट्र ने सदी में एक बार होने वाली घटना करार दिया। इतना ज्यादा ये दुर्दांत घटना थी जिसे सदी में एक बार होने वाली घटना करार दिया। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। पूछ सकता है कहां पर? सोमालिया में। सोमालिया के बारे में बात करें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो 4 देश हैं, सीड, इनमें से एक सोमालिया है। सीड, इससे याद रख सकते हैं, SEED। एस से सोमालिया, ई से इथियोपिया, ई से इरिट्रिया और जी से जिबूती। इन 4 देशों से मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनता है, जो अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। आपको बता दें कि अफ्रीका की मुख्य भूमि पर सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला देश भी सोमालिया है। सोमालिया की राजधानी आप बताएंगे और सोमालिया की मुद्रा आप बताएंगे। ये 2 चीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सोमालिया की राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है। सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में एपेक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ। इसमें भारत से भाग लेने के लिए पीयूष गोयल ने हिस्सा इसमें लिया। आपको बता दें कि
भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत ने इसमें भाग लिया, क्योंकि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अगर भारत को निकाल दिया जाए तो कुछ होता ही नहीं। भारत इतना महत्व का है, भारत केंद्र में है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो इसलिए भारत के महत्व को देखते हुए भारत इसमें हिस्सा लेता है, भले ही इसका सदस्य नहीं है। मॉस्कॉन सेंटर वेस्ट, ये पूछ सकता है क्योंकि इसी में ये सम्मेलन हुआ है। कहाँ पर स्थित है? तो कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में ये स्थित है। भारत से पीयूष गोयल ने भाग लिया। एपेक के बारे में बात करें तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग 1989 में स्थापना हुई इसकी, 1989 से शुरू हुआ। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। स्थापना ऑस्ट्रेलिया में हुई थी इसकी, मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में। 21 सदस्य देश जो हैं, इनमें क्या सभी एशिया प्रशांत क्षेत्र के ही देश हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अगर स्टेटमेंट में आए कि केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं वही इसके सदस्य हैं, तो बिल्कुल नहीं। एशिया प्रशांत के बाहर के भी 6 देश इसके सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। पेट्रो सांचेज दोबारा जो है ये स्पेन के प्रधानमंत्री बने हैं। हेलुसिनेट एक शब्द है जिसकी परिभाषा है, जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में दी गई है। क्या दी गई है डिक्शनरी में? एआई जब मतिभ्रम करती है तो गलत जानकारी इससे उत्पन्न होती है, पैदा होती है। इसको कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है, हेलुसिनेट वर्ड को। सुरेश वाडेकर संगीतकार हैं, गीतकार हैं, गाना गाते हैं। महाराष्ट्र सरकार का प्रतिष्ठित गढ़ सम्रागिनी लता मंगेशकर पुरस्कार इनको प्रदान किया। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। ऐतिहासिक कलिंग शहर यहीं पर है। फीफा के द्वारा भारत की पहली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा टैलेंट एकेडमी यहाँ पर शुरू होगी। 21 नवंबर को इसका उद्घाटन होगा। मिधली ये क्या है? चक्रवात है, बंगाल की खाड़ी में आ रहा है, बांग्लादेश से टकरा रहा है। ठीक है। इसके बाद ये सुंदरवन के आसपास, इससे निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल भी प्रभावित होगा। भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अकेलापन, ये जो अकेलापन है, लोनलीनेस, इसको आपको पता है कि हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। समाजशास्त्रियों ने अकेलापन को आत्महत्या का कारण भी बताया है। दुर्खीम की आत्महत्या का सिद्धांत में भी अकेलापन का वर्णन है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वर्तमान में अकेलापन की जो घटनाएं हैं बढ़ रही हैं। ठीक है। हर तीसरा दूसरा व्यक्ति अकेला नजर आता है आपको। घर में 10 लोगों के बीच भी एक व्यक्ति अकेला। अब तो अकेलापन जो है उसके कई कारण हो गए हैं। पहले कारण अलग होते थे, वर्तमान में सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में देखें तो कारण अलग हैं। सब कुछ होते हुए व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है। तो कई कारण हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एक गंभीर वैश्विक खतरा घोषित किया गया है। किसको? अकेलापन को। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं अमेरिकी सर्जन डॉक्टर विवेक मूर्ति। डॉक्टर विवेक मूर्ति का कहना है कि अकेलेपन का मृत्यु प्रभाव जो इफेक्ट है, एक दिन में 15 सिगरेट पीने के समान है। जितना प्रभाव 15 सिगरेट एक दिन में पीने वाले व्यक्ति पे मृत्यु का होता है, अर्थात जितना खतरा होता है उतना ही खतरा अकेलेपन का मृत्यु संबंधित घटना पर है। ठीक है। तो इतनी ये बताने का क्या मतलब है? ये मुख्य परीक्षा के लिए आपके बहुत जरूरी स्टेटमेंट हो जाता है। जब भी आप इस तरह की चीज़ लिखते हैं, अकेलापन पे कुछ लिखना हुआ, मान लीजिए 4th पेपर में, तो आपको ये जो डॉक्टर विवेक मूर्ति का कथन है इसको आप लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं वहाँ। HDFC लाइफ महत्वपूर्ण बीमा कंपनी है। वर्ष 2023 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार इसको सम्मानित किया गया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।